नमस्कार। आज हमारे हाथ जो नोट्स लगे हैं वो किसी खजाने के पिटारे से कम नहीं है। इसमें कला, खेल, राजनीति, इतिहास, विज्ञान मतलब सब कुछ है। और सबसे दिलचस्प बात, ये दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। अरे वाह, ये तो अपने आप में एक बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ तथ्यों का एक ढेर नहीं है, ये एक तरह का आईना है जो हमें दिखाता है कि देश अपनी पुलिस से क्या जानने की उम्मीद करता है। मतलब एक पुलिस वाले को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि कथकली के कलाकारों से लेकर संविधान के मूल ढांचे तक सब पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम इन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग-अलग विषय मिलकर भारत की और एक कह सकते हैं एक आदर्श पुलिस अधिकारी की क्या तस्वीर बनाते हैं। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है कला और संस्कृति से। नोट्स में सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र है, जैसे कथकली और उससे जुड़ी कलाकार हरिप्रिया नंबूदरी। साथ ही मृणालिनी साराभाई और आनंद शिवरमन जैसे दिग्गजों का भी नाम है। ये नाम सिर्फ याद करने के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, एक पुलिस अधिकारी देश के अलग अलग कोनों में काम करता है। अगर उन्हें उस जगह की संस्कृति की थोड़ी भी समझ है, जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी, तो वो लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। जब आप रुक्मिणी देवी या सोलल मानसिंह जैसे कलाकारों के योगदान को समझते हैं, तो आप सिर्फ एक नृत्य शैली को नहीं बल्कि एक पूरी विरासत को समझते हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नोट्स में पड़ोसी देशों के त्योहारों का भी जिक्र है। नेपाल का दशैं, पाकिस्तान का चिरागन मेला, म्यांमार का डाचन मनाओ। ऐसा लगता है कि एक अच्छे अफसर को सरहदों के पार की सांस्कृतिक समझ भी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि संस्कृति वो सीमाओं को नहीं मानती। श्रीलंका का मुन्नेश्वरम मंदिर हो या नेपाल का पशुपतिनाथ, ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये वो जगह हैं जहाँ लोगों की गहरी आस्थाएं जुड़ी हैं। इन जगहों के महत्व को समझना संवेदनशील पुलिसिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि शासन का काम सिर्फ नियम लागू करना नहीं बल्कि समाज की भावनाओं का सम्मान करना भी है। आगे बढ़ते हुए इसमें पारंपरिक परिधानों की एक लिस्ट है। असम का मेखला चादर, मणिपुर का इनाफी शॉल, गोवा की नवसारी साड़ी। लेकिन यहाँ एक नाम देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, बोबिली वीणा। ये तो आंध्र प्रदेश का एक वाद्य यंत्र है। इसे परिधानों की सूची में क्यों रखा गया है? क्या सवाल पूछा है! यही तो इन नोट्स की खूबसूरती है। हो सकता है ये एक टाइपो हो या शायद इसका कोई गहरा मतलब है। देखिए, बोबिली वीणा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। जैसे कांजीवरम साड़ी या पैठनी साड़ी सिर्फ कपड़े नहीं है बल्कि उस इलाके की अर्थव्यवस्था, कारीगरी और इतिहास का प्रतीक है। एक पुलिस अधिकारी के लिए ये जानना जरूरी हो सकता है, शायद तस्करी या नकली माल को पहचानने के लिए। वाह, मतलब हर तथ्य के पीछे एक वजह है। कला और संस्कृति में अनुशासन और नियमों का बहुत महत्व होता है और यही बात शायद खेल की दुनिया पर भी लागू होती है, जहां अगला सेक्शन हमें ले जाता है। सही पकड़ा। देखिए, टेबल टेनिस के नियमों की कितनी बारीक जानकारी दी गई है। टेबल की लंबाई 9 फीट, चौड़ाई 5 फीट, नेट की ऊंचाई 6 इंच, यहां तक कि गेंद का व्यास 40 मिलीमीटर होना चाहिए। ये दिखाता है कि किसी भी चीज को सही ढंग से चलाने के लिए नियमों का स्पष्ट होना कितना जरूरी है। खेल हो या देश, नियम ही सबको एक समान अवसर लेते हैं। और यहां तक कि रैकेट के रंग भी तय हैं। एक तरफ नारंगी, दूसरी तरफ सफेद। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नोट्स में कुछ ऐतिहासिक बातें भी हैं, जैसे पहली विश्व चैंपियनशिप 1926 में लंदन में हुई और भारत ने 1952 में मुंबई में इसकी मेजबानी की। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की खेल विरासत भी काफी पुरानी है। और सिर्फ विरासत ही नहीं बल्कि समावेश की भावना भी। 1990 में नीदरलैंड में पहली विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का होना ये बताता है कि खेल कैसे समाज के हर वर्ग को एक मंच देता है। इसके बाद खिलाड़ियों की संख्या की एक लिस्ट है। नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, खो-खो में 9 खिलाड़ी। ईमानदारी से कहूं तो भाई, मुझे आज तक खो-खो के नियम ठीक से समझ नहीं आए। ये उन खेलों में से एक है जो स्कूल के बाद कहीं खोसा गया। अरे, हम में से कई लोगों के साथ ऐसा ही है। लेकिन ये लिस्ट दिखाती है कि कैसे अलग अलग खेल अलग अलग तरह की टीम वर्क की मांग करते हैं। कहीं 7 लोग मिलकर खेलते हैं तो रग्बी में 15। ये विविधता ही तो दुनिया की खेल संस्कृति को इतना रोमांचक बनाती है।
जैसे स्पेन का बुल फाइटिंग है, कनाडा का आइस हॉकी है, ब्राजील का फुटबॉल है। हर देश की एक पहचान, अपना एक जुनून। और खिलाड़ियों के जुनून की बात करें तो यहाँ उनकी लिखी किताबों की भी एक लंबी लिस्ट है। दिलचस्प बात यह है कि कई किताबों के नाम में एक संघर्ष और जीत की भावना झलकती है, जैसे मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, मारिया शारापोवा की अनस्टॉपेबल या सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स। बिल्कुल, ये शीर्षक ही अपने आप में एक कहानी है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल या शटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु, ये सिर्फ खेल की कहानी नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। एक पुलिस अधिकारी के लिए ये गुण कितने जरूरी होते हैं, ये हम सब जानते हैं। शायद इसीलिए ये किताबें इन नोट्स का हिस्सा है। खेल के नियमों से अब देश के सबसे बड़े नियमों की किताब यानी संविधान की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का आधार है। हाँ, और इसी में एक बहुत ही व्यवहारिक नियम भी जोड़ा गया है। 91वें संशोधन के जरिए ये तय किया गया कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। ये इसलिए किया गया ताकि राजनीतिक सहयोगियों को खुश करने के लिए बहुत बड़े जंबो मंत्रिमंडल बनाने की प्रथा पर रोक लग सके, जिससे सरकारी खर्चे पर भी लगाम लगती है। मतलब संविधान सिर्फ एक आदर्श दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये समय के साथ उभरी समस्याओं का समाधान भी करता है। आगे प्रधानमंत्री की भूमिकाओं का जिक्र है। वो नीति आयोग, एनडीआरएफ और परमाणु ऊर्जा विभाग जैसी कई संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे प्रधानमंत्री के पद की विशालता का पता चलता है। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है, क्या इतनी सारी महत्वपूर्ण संस्थाओं का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति का होना शक्ति को एक ही पद में बहुत ज्यादा केंद्रित नहीं कर देता? इस पर अक्सर बहस होती है। ये सोचने वाली बात है। नोट्स हमें सिर्फ तथ्य दे रहे हैं, लेकिन सवाल हमें खुद बनाने होंगे। आगे अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल और अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी का जिक्र है। ये दोनों पद सरकार के लिए कितने अहम हैं? ये दोनों आप कह सकते हैं सरकार के चेक एंड बैलेंस सिस्टम का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार हैं। वो कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। वहीं सीएजी सरकार के खर्चों का हिसाब किताब जांचते हैं। वो एक तरह से देश के पैसों के चौकीदार हैं। ये दोनों पद सुनिश्चित करते हैं कि सरकार कानून के दायरे में और वित्तीय रूप से जवाबदेह रहकर काम करे। और जवाबदेही की बात करें तो यहाँ केशवानंद भारती मामले का भी जिक्र है, 1973 का। इसे भारतीय लोकतंत्र का एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है? क्योंकि इस फैसले ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या कानून का राज। इस एक फैसले ने संविधान को सर्वोच्च बनाया और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की आत्मा को खत्म ना कर सके। एक पुलिस अधिकारी के लिए इस सीमा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। संविधान की इन गहराइयों से अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में, खासकर मुगल काल की ओर। यहाँ शाहजहां और उसके बेटे दारा शिकोह का जिक्र है, जिसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी। दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। उपनिषदों का अनुवाद कर रहा था। दूसरी तरफ उसका भाई औरंगजेब था, जिसकी सोच कह सकते हैं ज्यादा कट्टर थी। उन दोनों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध, धर्मत, सामूगढ़, देवराय, ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये भारत के भविष्य की दो अलग-अलग विचारधाराओं की लड़ाई थी। और आखिरकार औरंगजेब जीता, जिसके नतीजे शायद आज भी महसूस किए जाते हैं। नोट्स में औरंगजेब के समय हुए विद्रोहों का भी जिक्र है। जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, सतनामी विद्रोह। औरंगजेब की नीतियों ने साम्राज्य के भीतर असंतोष पैदा किया। उसकी 1707 में मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता था, और फिर नादिर शाह का आक्रमण। ये सब दिखाता है कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो देश कैसे बिखरता है। ये इतिहास का एक सबक है जो आज भी प्रासंगिक है। इतिहास की इन व्यापारिक और सामरिक धमनियों से
चलिए अब आधुनिक भारत की धमनियों यानी राष्ट्रीय जल मार्गों पर आते हैं। NW1 गंगा पर और NW2 ब्रह्मपुत्र पर इनका उल्लेख है। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। जैसे पुराने समय में नदियां साम्राज्यों के लिए जीवन रेखा थीं, वैसे ही आज ये जलमार्ग देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा बन सकते हैं। ये सड़क और रेल नेटवर्क का बोझ कम करते हैं और परिवहन का एक सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना इसी सोच के साथ की गई थी। देश की जीवन रेखा में सिर्फ नदियां ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी शामिल हैं। नोट्स में कुछ जनजातियों का भी जिक्र है। उत्तर प्रदेश की थारू, हिमाचल की गद्दी और मणिपुर की नागा, कुकी, मैतेई। ये विविधता एक पुलिस अधिकारी के लिए क्या मायने रखती है? ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। हर समुदाय की अपनी अलग भाषा, परंपराएं और कानून होते हैं। एक संवेदनशील अधिकारी को इन बातों को समझना होगा ताकि वो प्रभावी ढंग से काम कर सके और किसी समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचाए। इसके साथ ही नोट्स में जो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर का या हिमालय वन अनुसंधान केंद्र शिमला का जिक्र है, वो भी इसी से जुड़ा है। ये संस्थान उन इलाकों के पर्यावरण को समझने में मदद करते हैं जहां ये जनजातियां रहती हैं। मतलब लोगों और पर्यावरण का रिश्ता समझना भी जरूरी है। और इसी से जुड़ा अगला विषय है कृषि क्रांतियां। यहाँ एक पूरी सूची है: श्वेत, नीली, गुलाबी, सुनहरी। इन क्रांतियों को सिर्फ रंगों के नाम से याद करना काफी नहीं है। ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। श्वेत क्रांति को ही लीजिए। एक समय था जब भारत में दूध की कमी थी और इस क्रांति ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। इसने करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाई। इसी तरह नीली क्रांति ने मछुआरों को और सुनहरी क्रांति ने बागवानी करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया। ये सिर्फ उत्पादन के आंकड़े नहीं हैं, ये देश के सामाजिक आर्थिक बदलाव की कहानी है। और जिस तरह हमने खेती में आत्मनिर्भरता हासिल की, उसी तरह वन्यजीव संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया। यहाँ बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992 और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 इन सबके साल दिए गए हैं। इन तारीखों से पता चलता है कि भारत में संरक्षण के प्रयास कितने पुराने और निरंतर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में शुरू हुआ, वो दुनिया के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। एक पुलिस अधिकारी के लिए ये जानना जरूरी है क्योंकि वन्यजीव अपराध जैसे अवैध शिकार ये एक बहुत बड़ा संगठित अपराध है और इन कानूनों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। और अंत में हम आज के डिजिटल और आर्थिक दौर में पहुंचते हैं। NBFC, भीम, RTGS, NEFT, IFSC ये शब्द आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बदली है। आज बैंकिंग आपके फोन में है, लेकिन इस बदलाव के साथ नई चुनौतियां भी आई हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम। एक आधुनिक पुलिस बल को इन नई तकनीकों और इनसे जुड़े अपराधों को भी समझना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र दिखाता है कि सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है और RBI की मौद्रिक नीति पूरे देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करती है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो आज हमने नोट्स के जरिए एक जबरदस्त यात्रा की। नृत्य की मुद्राओं से लेकर संविधान के अनुच्छेदों तक और मुगल सल्तनत के पतन से लेकर डिजिटल पेमेंट्स की क्रांति तक। और ये सब कुछ एक पुलिस अधिकारी के लिए जरूरी ज्ञान माना जा रहा है। ये हमें बताता है कि पुलिसिंग का काम अब सिर्फ लाठी और सीटी तक सीमित नहीं है। एक अच्छे अधिकारी को समाजशास्त्री, इतिहासकार, अर्थशास्त्री और सबसे बढ़कर एक संवेदनशील इंसान होना चाहिए। ज्ञान की ये विविधता ही उसे एक बेहतर निर्णय लेने वाला बनाती है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। ये सभी तथ्य, नियम और घटनाएं, चाहे वो किसी खेल के नियम हो, देश का संविधान हो या अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, ये सब कहीं ना कहीं व्यवस्था और संरचना बनाने की मानवीय कोशिश को ही तो दर्शाते हैं। पर क्या नियमों की ये जटिल दुनिया हमें कभी-कभी उस सरल मानवीय समझ से दूर कर देती है जो शायद किसी भी वर्दी या पद से ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।